गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सुबह का सभी को शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने कल अनाउंसमेंट किया था आपको कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदी रूपांतरण यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदी में आपको मैं भिन्न भिन्न वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। जो आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और एक्चुअली जो भी हमारे लेक्चर होगी वो सारी के सारे जो लेक्चर होगा वह आपको टू द पॉइंट होगी, टू द डिजिट होगा। और ख़ास तौर पे हम डेटाबेस बात करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो हमारा डेटाबेस है। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है वह टॉपिक हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया है। यानी इन दिस एपिसोड हम चर्चा करेंगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है, डेमोग्राफिक क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक जो है एक स्टैटिस्टिकल हमारा स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है। यानी जो हमारा मानव जो जनसंख्या है, ठीक है, यह मानव जनसंख्या के जो हमारा सांख्यिकी जो कह सकते हैं अध्ययन कहलाता है, उसी अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो इन दिस एपिसोड वी कैन स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, वी कैन स्टडी अबाउट द मोर्टेलिटी रेट, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशंस एंड डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है। और अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुई, या हम बात करेंगे उस समय से जब हमारे भारत में सबसे पहले सेंसस 1872 ईस्वी में अनाउंसमेंट हुई थी। और उसके बाद 1881 ईस्वी से लगातार भारत में प्रत्येक 10 साल पे जनसंख्या को लेकर के सेंसस आता है। जैसा कि इस साल भी हमारे 2020 में हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जो हमारे न्यू जनसंख्या नीति जो न्यू हमारे सेंसस नीति हमें हमारे सामने उपलब्ध होने वाली है, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पॉपुलेशन। आखिर भारत की पॉपुलेशन, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक जो है हमारा एक विकासशील राष्ट्र है, ठीक है। विकसित नहीं है, विकासशील, या हम कह सकते हैं कि भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र है, ठीक है। और वी नो वेरी वेल, डेवलपिंग कंट्री के सामने यदि सबसे बड़ी यदि कैंसर यानी जो चैलेंज है, वह चैलेंज हमारा है पॉपुलेशन का निरंतर बढ़ना, कंटिन्यूअसली। जिस तरह से भारत की पॉपुलेशन विश्व के सामने चाइना के बाद दूसरी स्थान पे आता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि विश्व में यदि जनसंख्या के देखा जाए तो विश्व में जनसंख्या में सबसे प्रथम जो स्थान आता है आपको चाइना को आता है, जबकि दूसरा जो हमारा जनसंख्या जो होती है वो हमारा भारत को होता है। यानी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो क्षेत्रफल है वह विश्व में 7वां पोजीशन लेकर के आता है। और आपको इसके अलावे भी आपको पता होनी चाहिए कि विश्व की जो हमारा टोटल जो क्षेत्रफल है, वो टोटल क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.4% उसमें अपने पार्टनरशिप कर सकते हैं या कंट्रीब्यूशन को देता है। 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है, मतलब भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ये अपने सहभागिता देती है। और विश्व की जो हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय आय है, वर्ल्ड की जो इनकम है, वर्ल्ड की इनकम में भारत का जो इनकम होता है 1.8% ये अपने आप को एक्सेलरेट करता है। लेकिन विश्व की जनसंख्या की यदि बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या में भारत की सहभागिता जो है 18% है, 18% है। अब सोचने वाली बात है कि एक डेवलपिंग कंट्री, चाहे हमारा भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या जितनी भी श्रीलंका हो, जितनी भी, लेकिन विश्व के सामने सबसे बड़ा यदि जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ने वाला राष्ट्रों में यदि सबसे बड़ा राष्ट्र है तो चाइना, उसके बाद हमारा भारत है। हमारा प्यारा भारत, जो कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे सर्वे, DSG जो आपने देखा होगा, तो बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे सर्वे आ रहे हैं, वे सारे सर्वे में जिस तरह से आ रहा है कि भारत जो है 2023 तक चाइना को जनसंख्या में पीछे कर दिया। इट मीन टू से हमें इस बातों को सोचना होगा, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जस्ट दिस इज द वेरी बिग मैनिफेस्टो ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सभी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मौलिक अधिकार का एक फॉर्म होते जा रहा है कि हम देश की जनसंख्या जो है उस पर नियंत्रण कर सके, जिससे कि हमारे पास जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन उसका हम सही इस्तेमाल करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज जो है मतलब मिस यूज हम न करें, उसको सेव करके रखें, जो कि आने वाले अपने फ्यूचर आने वाले पीढ़ी को मैं उसे उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि हमारे आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी होगी वो भी हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी कि आपने मेरे लिए क्या रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश की प्राकृतिक संसाधन को हमें कम मतलब दुरुपयोग करनी है, दुरुपयोग नहीं करनी है, और उसे हमें कंजर्व कर करके अपने फ्यूचर के लिए रखना होगा। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होंगे, बहुत एपिसोड हमारा 3 या 4 एपिसोड में मैं पूरी की पूरी डेमोग्राफी प्रोफाइल जो हमारे भारत के, इसमें हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे।
तो अभी जैसा कि हमने बताया, अब हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने बताया कि डेमोग्राफी क्या होता है, तो डेमोग्राफी का मतलब हम बताया कि डेमोग्राफिक जो होता है एक हमारा सांख्यिकी जो हमारा है अध्ययन होता है, जो एक मानव की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन की जो मानव की जो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे वेरिएबल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार वेराइटीज ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें संलग्न कर देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हमारा साइज क्या होता है, हमारा ग्रोथ क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, और जो हमारे पास स्पेशल या आप कह सकते हैं जो टेम्परेरी हमारे पास जो वेरिएशंस हैं, वो सारे चीज़ों को हम इसमें इस अध्ययन के अनुरूप हम इसमें संलग्न कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। और आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। और उसके बाद हम किसी भी राष्ट्र के डेमोग्राफी को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि यदि हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इतने सारे जो हमने साइज, शेप, एज, डिस्ट्रीब्यूशंस और जो ग्रोथ की हमने चर्चा किया, इसके अलावे भी हमारे पास बहुत सारी कह सकते हैं मेनियल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक की चर्चा करेंगे, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे जो हमारे कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ जो सोर्सेज होते हैं, वे सारे सोर्सेज भी जो होते हैं वो हमारा पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी का ही भाग होता है। तो ये सारे को हम इसमें अध्ययन करेंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि हमें पता होनी चाहिए कि जो डेमोग्राफी की जो हम विचार ला रहे हैं, डेमोग्राफी के विचार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम कह सकते हैं विश्व के बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अनेक प्रकार से उसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। जैसा कि हम आज डेमोग्राफी को हम यदि थ्योरी ऑफ ट्रांजिशनल यदि हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन समझते हैं बदलाव की दृष्टि, ठीक है। तो इस स्थिति में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजिशनल जो हमारी थ्योरी होती है, इस आधार पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ जो पॉपुलेशन है जो और जो मोर्टेलिटी रेट ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है, ये दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नता होने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो मतलब कितने बच्चे जन्म लिए, ठीक है, कितने बच्चे की मौत हुई और कितने सेव रह चुके हैं, कितने बचे रह चुके हैं, ठीक है, वो जो नीति होगी, वो जो हमारे पास डेटा होगा, वही डेटा हमारे डेमोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि 1945 में 1945 इसमें फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन नाम का व्यक्ति थे, ठीक है। तो सबसे पहले 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमारा ट्रांजिशनल जो कह सकते हैं डेमोग्राफी होता है, इस विचार को उन्होंने सबसे पहले विश्व के सामने रखा। लेकिन बात थी कि उन्होंने जो अध्ययन किया था, वह अध्ययन उनका जो था वेस्टर्न यूरोप कह सकते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज आप कह सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के उन्होंने डेटा के एनालिसिस किया। उस आधार पर उन्होंने विश्व के सामने डेमोग्राफी ट्रांजिशनल डेमोग्राफी का उन्होंने विचार सबसे पहले रखा था, ठीक है। अब उसके अलावे इसमें हम बहुत सारी चर्चा कर देते हैं, जैसे वो जो उन्होंने खास तौर पे कह सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्री का उन्होंने जो डेमोग्राफी का जो विचार लाया था, उसमें उन्होंने जोड़ा कि जो स्टेज ऑफ जो हाई बर्थ रेट्स होता है और जो हमारे पास हाई मोर्टेलिटी, वह स्टेज ऑफ जो लो बर्थ रेट होता है, लो मोर्टेलिटी जो रेट होता है, ये दोनों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, और तुलना करने के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक फाइनल डेटा उपलब्ध हो जाती है। तो वही जो हमारा फाइनल डेटा जो है, उसी हम फाइनल डेटा को हम डेमोग्राफी की श्रेणी में लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसके अलावे भी जो है विश्व स्तर पर यदि हम बात करते हैं, तो विश्व स्तर पर सबसे पहले डेमोग्राफी का जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा विश्व ने इस चीज़ों को मानने की जो कोशिश किया, ठीक है। तो उस आधार पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी, ये दोनों का एक सही वे में हम कह सकते हैं डिफाइन करने का जो काम किए थे, वह सबसे पहले मिस्टर उनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, नाम सुने होंगे, ठीक है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहले इस चीज़ों को डिफाइन किया, और इसके लिए सबसे पहले माल्थस साहब जो थे, आपको पता होनी चाहिए कि वह विश्व के प्रथम ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने सबसे पहले एक पॉपुलेशन थ्योरी की जो एक सिस्टमेटिक जो एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और सिस्टमेटिक थ्योरी को रखने का उन्होंने प्रतिपादित सबसे पहले किए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थॉमस रॉबर्ट जो माल्थस थे, उनको ही डेमोग्राफी तथा पॉपुलेशन थ्योरी और जो होता है उसके लिए उनको पितामह कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सो, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड की जो पॉपुलेशंस होता है, एक सही वे में हम कह सकते हैं पॉपुलेशन को सही वे में अरेंज करके एक सिस्टमेटिक वे में बताने की कोशिश उन्होंने किया था। उसके लिए उन्होंने एक किताब ही लिखा था जिसका नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एसे ऑन द
एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एक किताब था जो मिस्टर माल्थस साहब के द्वारा लिखा हुआ था, और उन्होंने इस किताब के आधार पर विश्व की जो अर्थ कह सकते जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या को उन्होंने एक सही वे में एक सही आकार देने की कोशिश उन्होंने किया था। मैं आपको बता दूं उनकी जो मेन कह सकते हैं कि उनकी जो मेजरमेंट थी, ठीक है, वह उनकी जो मेजरमेंट थी वह मेजरमेंट था कि मान लिया जाए कि किसी भी देश में जो हमारे पास फूड प्रोडक्शंस है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन का मान लिया जाए कि यदि उसकी इंक्रीमेंट होती है, फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यदि बढ़ रहा है, डिमांड उसकी हो रही है, तो इससे प्रूफ होता है कि उस देश में जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि जिस तरह से फूड प्रोडक्शंस जो हैं हमारे पास, फूड प्रोडक्शंस में प्रोग्रेसिंग हो रही, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट जिस तरह से डिमांड हो रहे हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि माइनस के बाद जब इनकी डिमांड हो रही है, जब इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं इसका कंजप्शन जरूर हो रहा है, ठीक है। और कंजप्शन करने वाले कौन होंगे? वो मानव ही होंगे। इससे उन्होंने इस आधार पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यदि इस तरह से निरंतर प्रोडक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हमारे फूड्स जो प्रोडक्शंस होंगे उसको जिस तरह से निरंतर इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है, तो इससे प्रूफ होता है कि आने वाला एक ऐसा भविष्य होगा, आने वाला एक ऐसा समय होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इसका पूरा का पूरा लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने अपने थ्योरी के आधार पर उन्होंने इस चीज़ों को रख दिया था, विश्व के सामने उन्होंने इस चीज़ों को रखा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मतलब विश्व के सामने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया कि डेमोग्राफी क्या होता है, इस पर हम कैसे कंट्रोल करें। इस तरह के चीज़ों को उन्होंने कार्य करने की सबसे पहले कोशिश भी किया, ठीक है। और उन्होंने इस तरह की जो चीज़ थी इसको उन्होंने सपोर्ट भी किया था कि इसको आप यदि करना ही चाहते हो यार, तो आप इसको प्रिवेंटिव वे में आ जाओ, या पॉजिटिव चेकआउट ऑन द पॉपुलेशन जो होता है, इस चीज़ों को आप एक सच वी कैन से ग्रोथ जो रेट होती है ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें एक निरंतर आप कार्य करें। और इसके लिए उन्होंने कहा कि यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब लेट मैरिज की प्रोस्पेक्ट हो जानी चाहिए, यानी कम आयु में शादी कर देना। यह भी एक हमारा सबसे बड़ी, यदि हम कह सकते हैं कुप्रथा कह सकते हैं, बाल विवाह जो हम कहते हैं, ये एक कुप्रथा है। इससे ही कहीं न कहीं वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, खासतौर पर भारत ऐसे जो विकासशील राष्ट्र हैं, ऐसे देशों में यदि एक बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या, गंभीर एक मामला यदि विश्व हमारे देश के सामने है, तो वह हमारा है कह सकते हैं बाल विवाह, और कह सकते हैं कि कम एज में शादी हो जाना, ठीक है। तो उन्हें माल्थस साहब ने कहा कि हाँ, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है यदि हम बाल विवाह पे रोक लगा दें, इसको एक प्रिवेंटिव एक्ट के तहत रख दें, तो इससे एक हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब इसके लिए आप लेट मैरिज के लिए चर्चा करो। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा मैरिज और जो बर्थ कंट्रोल की हम यदि बात करते हैं, तो इसके अगेंस्ट में उनकी जब एक थॉट दिया गया, तो कहीं न कहीं इस पे भी उनके अगेंस्ट कह सकते हैं, उनका विरोध में कह सकते हैं आंदोलन भी हुए, तथा उनके बहुत सारे आलोचक आलोचना भी करना चालू कर दिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप देखते हैं तो आधुनिक जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उनकी मतलब कह सकते हैं कि माल्थस के विचारों से वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं डिसएग्री हो गए, कहीं न कहीं असहमत हो गए, है ना। और उन्होंने इस तरह की जो उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ दिया कि जिस तरह से फूड प्रोडक्शंस इंक्रीज हो रहा है, इससे प्रूफ होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और आने वाला भविष्य एक ऐसा जब होगा कि जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया हुआ था, उन्होंने फिर दोबारा उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव एक्ट के तहत आप बाल विवाह बंद कर दो, इस पर रोक लगाओ, तो इससे भी हमारा कहीं ना कहीं डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन इस पर कंट्रोल होगा। ये सारे चीज़ों को हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस तरह की संभावनाओं को उन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने इस आधार पे कह सकते हैं उन्होंने एक सच्चाई के रास्ते चला कि जो लार्जर पॉपुलेशन जो इंक्रीजेज होते हैं, ठीक है, वह चांस एक ऐसा उपलब्ध होता है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रेक थॉट्स ऑफ इन द टेक्नोलॉजी होता है, इस आधार को यदि इसमें जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं इसकी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये हमारा जो था आधुनिक जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी विचारों में आया। अब हम चर्चा करते हैं कि जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि हम चर्चा करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा पॉपुलेशंस होता है, ठीक है,
उस पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा साइज और ग्रोथ और जो इंडिया जो पॉपुलेशन है इसकी क्या है, मैं आपको वर्तमान यानी आज का भी हम कुछ डेटा देंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा जो एपिसोड होगा 3 से 4 एपिसोड में हमारा डेमोग्राफिक एक्चुअली खत्म होगा, एक एपिसोड में खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ा लंबी एपिसोड चलेगी। इस तरह से निरंतर आपको पर डे मैं 1-2 वीडियो आपको लेक्चर वीडियो दूंगा, जिससे कि आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि भारत के हम जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के पहले भारत जब हमारा स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और यदि हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट की बात, तो पहले और बाद, तो 1951 से 1961 के दौरान यदि देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या था उसमें अचानक एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ, एक बहुत बड़ा वृद्धि हुई, जो हमारा 7.82 करोड़ देश की जनसंख्या जो था वह हमारा 1951 से 1961 के बीच एकाएक बढ़ा। यानी 10 साल में हमारे भारत की जो जनसंख्या थी 10 साल में 51 से 61 के बीच में 7.82 करोड़ जो जनसंख्या था वह बढ़ा, जो लगभग 21.6% हमारे डेमोग्राफिक पैमाना पर वो आ जाता है, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं कि पिछले यदि हम देखते हैं कि देश की आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो देश की आज़ादी से पहले यानी 40 साल की यदि इतिहास देखी जाए तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ था जो 1951 से 1961 में जो दर्ज किया गया, ठीक है। और इस आधार पर और इसी को आधार पे अंततः भारतीय अर्थशास्त्र में या भारतीय जनसंख्या नीति के तहत यदि आप जाएंगे तो उसके अंतर्गत ये जिस तरह से पॉपुलेशन अचानक सडन जो हमारा इंक्रीज हुआ है, एक्सेस किया है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। इज इट ओके? तो 1951 से 1961 के बीच में जो हमारे पास 7.82 करोड़ जो से भी ज़्यादा जो हमारे यहाँ जनसंख्या ऐड हुआ भारतीय जनसंख्या में, ठीक है, और जो जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या 21.6% या कह सकते हैं ये एकाएक जो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, इस ये पूरे के पूरे डेमोग्राफी जो शेड्यूल्स हुए ये सारे चीज़ों को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रूप में जानते हैं। फिर आप देखिएगा कि चूंकि क्या होगा कि 1951, ठीक है, तो 1951 से आप देखिएगा कि हमारा जो पॉपुलेशन था वो हमारा निरंतर बढ़ते गया, ठीक है। और लगभग 1971 से लेकर के 1981 के बीच यदि आप जाएंगे तो ये दोनों के बीच में आप देखेंगे कि भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वह 24.8% हो गया। सोचने वाली बात है कि हमने पिछले बार देखा 51 से 61 में देखा 21.6%, ठीक है, लेकिन यदि हम इसी को 71 से 81 गए तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन 24.8% बढ़ जाती है, ठीक है। और 1981 से 81 से 91 के बीच में जब जाते हैं तो भारत की जनसंख्या 23.8% यानी 1% जो होती है हमारे 10 साल में जनसंख्या कहीं ना कहीं फॉल कर जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या या जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट जो था वह डिसेलरेट होता है 17.64%, 17.64% जो होता है वह हमारा कह सकते हैं डिसेलरेट होता है यानी गिर जाता है। आपका इंडिकेट होता है 2001 से लेकर के 2011 के बीच, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच जो है ये आपको डिसेलरेट हो जाती है, ठीक है। तो और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बहुत स्लोवेस्ट था, ठीक है, ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा स्लोवेस्ट था। पिछले यदि कोई सेंचुरी के आधार पे आप देखिएगा तो पिछले सेंचुरी मतलब क्या कह सकते हैं आप, तो पिछले सेंचुरी में सबसे कम कह सकते हैं कि इस तरह की जनसंख्या हुई। और इस आधार पे आप इसकी आधार जो डेटा होगी इस आधार पे हमें डेटा आज का हम थोड़ा सा वर्तमान के आज को डेटा दे देते हैं जो गवर्नमेंटल डेटा है। और आज का जो हम डेटा आपको उपलब्ध करा रहे हैं वह डाटा हमारा जो है डेली चेंज रेट से हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम लोगों को पता है इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि 2011 के जो हमारा सेंसस था वो सेंसस क्या था, उसमें बहुत भिन्न प्रकार की चीज़ों को हम डेमोग्राफिकल चीज़ों को हम डील करेंगे। तो जैसा कि यदि हम डेली चेंज रेट के आधार पर चर्चा करते हैं तो अभी भारत की जो आज की मतलब हम 22 तारीख की बात करते हैं, 22 जून की हम बात करते हैं, तो 22 जून 2020 की जो भारत की जनसंख्या है वह है हमारा 1,39,55,75,893 हमारे भारत की। अभी आज का ये वर्तमान का मैं बता रहा हूँ, अभी का हमारा
जनसंख्या है, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या है, हम यदि पर डे की बात करते हैं, मतलब 2020 के दौरान की हम बात करते हैं, तो वो रोज मतलब पर डे भारत में 2020 के अब में लगभग रोज 47,852 जनसंख्या भारत में ऐड होते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी भारत का हम 22 जून 2020 का हम डेटा दे रहे हैं कि आज वर्तमान सुबह के हम 9 बजे तक के हम डेटा देते रहे हैं। अभी कुछ बढ़ ही रहा होगा क्योंकि प्रत्येक सेकंड हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 9 बजे तक के डेटा भारत का है कि 1,39,55,75,893 हमारे देश की जनसंख्या है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व में चाइना के बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान पे आता है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.87% है, जो लगभग हम 18% कह सकते हैं। कंप्लीट 18% नहीं है, 17.87% हमारा भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या को कंट्रीब्यूट करती है। और हम टोटल हमारे भारत की जो क्षेत्रफल है वो आपको पता होनी चाहिए 32,87,260 भारत की हमारा किलोमीटर के स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, अभी हमने जस्ट चर्चा किया था कि 7वां पोजीशन आ जाती है। और उस आधार पर यदि हम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं भारत की, तो विश्व मतलब भारत की, इंडिया की जो पॉपुलेशन, हमारे जो डेंसिटी है वह हमारा 424.5 पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी जनसंख्या घनत्व जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। तो भारत की आज हम वर्तमान से डाटा दे रहे हैं, तो अभी का हमारा भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वह 424.5 पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो 1099 यानी 1099.6 पीपल MI स्क्वायर में आ जाती है। और इस आधार पर यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो भारत जो है विश्व में पॉपुलेशन डेंसिटी के क्षेत्र में 26 यानी 26वां पोजीशन लेकर के आता है। तो आपको आई थिंक बहुत सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पर डील कर दिया, ठीक है। तो डेंसिटी के क्षेत्र में भारत जो है विश्व के सामने 26 पोजीशन पर है। पॉपुलेशंस के देखें तो सेकंड नंबर पोजीशन है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 7वां पोजीशन है, ठीक है। और अभी हमारे पास यदि हम सेक्स रेशियो के आधार पर चलते हैं तो हमारे पास लोग मतलब मेन जो हैं टोटल वहाँ जो हो जाएंगे हमारे पास 5,77,278 ये हमारे पास मेन है। और वीमेन हमारे हो जाएंगे 6,75,07,520 ये हमारे पास वीमेन हो जाएंगे। ये 9 बजे सुबह 9 बजे का हमारा डाटा है भारत का, ठीक है। और यदि हम मीडियन एज की बात करते हैं तो मीडियन एज हमारे पास 26.7 ईयर्स है। और साथ ही साथ इसमें आपको एग्जाम में भी आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बताइए। तो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी है वह भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 66.8 ईयर्स है, जिनमें से 65.8 जो हमारा होता है यानी 65 साल 8 महीना आप साफ शब्दों में बोल सकते हैं, ठीक है। तो 65 साल 8 महीना जो है ये हमारा मेन का यानी व्यक्ति का, पुरुष का हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जबकि महिलाओं का 68 साल हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भारत में वर्तमान की स्थिति में हो रही है। और इस आधार पे हम यदि लिटरेसी की बात करते हैं तो भारत के भी लिटरेसी रेट 72% है, ठीक है। और अभी हमने जैसा कि चर्चा किया कि भारत में 2020 में पर डे, डेली की मैं बात कर रहा हूँ, आज के डेटा के अनुसार पर डे भारत में 47,852 जो जनसंख्या है, भारतीय जनसंख्या में भारत का जो हमारा टोटल जो पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं ऐड होते जा रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यह भारत के लिए कोई बीमारी से भी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैल रही है। इज इट ओके। और अब थोड़ी सा हम लोकेशन की बात करें, उसके बाद हम पूरी की पूरी भारत के ऑल बैकग्राउंड की हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि भारत किस क्षेत्र में है, विश्व के किस क्षेत्र में है। तो यदि आप ग्लोब की ओर जाएंगे तो भारत जो लोकेटेड है वह साउथ एशिया में लोकेटेड है, ये सबसे पहले कंफर्म हो जाइए। और भारत साउथ एशिया में लोकेटेड है और साथ ही साथ भारत चारों तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार यानी भिन्न भिन्न देशों से यह घिरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जिसको हम पहले बर्मा बोलते थे,
चाइना, ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिससे कि भारत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यदि हम बात करते हैं तो इंडियन जो हमारा भारतीय जो पॉपुलेशंस है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ इसलिए मैं इसको डील कर देता हूँ। तो आप भारत की जो जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या सबसे पहले आई थिंक 1997 में 1997 में सबसे पहले बिलियन में पहुंचा था। ध्यान दीजिएगा। यदि हम अरब की बात करते हैं तो अरब जो हमारा यूनिट होता है तो अरब में यानी बिलियन में भारतीय जनसंख्या सबसे पहले 1997 ईस्वी में पहुंच गया था। लेकिन यदि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भारत से 15 साल पहले यानी 1997 से 15 साल आप पीछे जाते हैं तो 1982 हो जाता है, ठीक है। यानी 1982 ईस्वी में ही चाइना अरब यानी बिलियन में अपनी जनसंख्या काउंट कर लिया था। और इस आधार पे भिन्न भिन्न जो हमारे पास सर्वे आ रहे हैं, इस सारे सर्वे के आधार पे यह स्पष्ट होता है कि 2023 ईस्वी में भारत जो होगा, इंडिया जो होगा, विश्व का सबसे पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं चुनौती, हम आप कह सकते हैं एक चुनौती के रूप में हमारे आपके तथा विश्व के सामने तथा भारत की सरकार तथा भारत के जो भी जनसंख्या उनके सामने यह एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन जनसंख्या जो है हमारी निरंतर बढ़ते जा रही है। तो ये समस्या एक बहुत बड़ी है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो भी हमारे डेमोग्राफी और टोटल हम डेटा के आधार पर डेटा एनालिसिस आपको देते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गई कि हम जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे स्थान पर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर हैं, ठीक है। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो 26वें स्थान पे हैं। वो सारे आपको मैंने टॉपिक अभी स्पष्ट कर दिया। और आप एक और डेटा जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है वह क्वेश्चन हो रहा है कि जो कह सकते हैं जो भारत की जो जनसंख्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि भी हमने आपको बताया कि 2023 तक भारत की जो जनसंख्या होगी सबसे पॉपुलस कंट्री के रूप में जाना जाएगा, जैसा कि हम चाइना को भी इस क्षेत्र में पीछे कर देंगे। साथ ही साथ 2050 ईस्वी तक की यदि हम डेटा बताते हैं तो 2050 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या हो जाएगी वह 159.3 करोड़ होने की संभावना किया जा रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो मेरे डेटा है, ठीक है, SDG जो रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। तो 2050 तक भारत की जो जनसंख्या वो हो जाएगी 159.3 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, यानी 160 के लगभग में हम पहुँच चुके हैं। अब आपको ये भी पता है जैसे पहले हमने चर्चा किया था कि भारत में सबसे पहला यदि हम जनगणना की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, तो सेंसस हमारे भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन निरंतर 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर भारत की जो जनसंख्या है उसकी कह सकते हैं अनुमान लगाना या उसकी कह सकते हैं मेजरमेंट करने का जो दायित्व होता है वो तो जानते हैं कि हमारे देश की केंद्र सरकार का ये सूची में आती है, ठीक है। और सबसे पहले प्रत्येक 10 साल पर देश की जनसंख्या को काउंट करना, कितना जनसंख्या बढ़ा, चाहे मेल कितने हुए, फीमेल कितने हुए, लिटरेसी रेट के, ये सारे के सारे की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को चर्चा 1881 ईस्वी से लगातार भारत में होते आ रही है, ठीक है। और उस समय 1881 में जो शुरू हुआ वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि 2011 में जो हमारे यहाँ जनगणना जो हुई थी, तो भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी वह भारत की जो जनगणना था, ठीक है, वह भारत की जनगणना हमारा 15वीं थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारत की जनगणना 15वीं थी, यानी 1881 से अभी तक हम यदि चर्चा करते हैं तो यह हमारा 15वीं जनगणना आती है। लेकिन यदि हम आप कह सकते हैं स्वतंत्रता से, यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है 1947 से, ठीक है। और 1947 के बाद यानी 51 से यदि हम चर्चा करते हैं तो उस समय से हमारा 7वीं जनगणना है। तो इस तरह से आपके पास 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2011 की जनगणना भारत की कैवीं जनगणना थी, तो उस आधार पे हम इसको मारेंगे 15वीं, लेकिन स्वतंत्रता सब जोड़ देता है तो आपको 7वां आंसर मार देना होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि कभी कभी हमें ये पूछ देता है क्या उसको आप कह सकते हैं स्लोगन टाइप, या कह सकते हैं कि उसकी सिंबॉलिक क्या था। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी जो शुभंकर कह सकते हैं, ठीक है। तो शुभंकर के रूप में एक शिक्षिका थी, एक महिला शिक्षिका थी, ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं, एक प्रगणक शिक्षिका, ठीक है, को उसमें बनाया गया था। और 15वीं जो जनगणना था उसका जो पंजीयक
हुआ था, या जनगणना का जो मुख्य कह सकते आयुक्त जो थे, कमिश्नर जो थे, वह सी चंद्रमौली जी थे। ठीक है, और उन्हीं के नेतृत्व में भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में कह सकते हैं संपन्न किया गया था। और 2011 की जो जनगणना था, इसके आकलन के अनुसार यदि आप देखिएगा तो 2200 करोड़ रुपया जो था 15वीं जनगणना यानी 2011 की जनगणना पर 2200 करोड़ रुपया सरकार ने इस पे आप कह सकते अलॉटमेंट की थी, आवंटित की थी, जो प्रति व्यक्ति यदि हम बात करते हैं तो पर व्यक्ति पर इसकी जो वैल्यू होता है वह 18.33 यानी 18 रुपया 33 पैसा ये पड़ता है। तो हो सकता है समटाइम्स अदर यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस टाइप्स ऑफ चैलेंज एंड क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द अलॉटमेंट ऑफ द फंड ड्यूरिंग 15th सेंसस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और भारतीय पर व्यक्ति जो था उसका उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, तो 18 रुपया 33 पैसा 18.33 रुपीज़ और 2200 करोड़ रुपया आवंटित की गई थी। 2011 की आप यदि जनगणना देखिएगा तो जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जो हमारी जनसंख्या थी 31 मार्च 2011 की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2011 को जो भारत की जो कुल जनसंख्या थी, ठीक है, वह जनसंख्या था 1 अरब 21 करोड़। राइट टू अंडरस्टैंड, 1 अरब 21 करोड़ 93 लाख 422 करोड़ हो गई थी। मतलब हमारा 31 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या करेंगे, जिसमें यदि हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष हमारा 62.37 करोड़ थी, जबकि महिला 58.64 करोड़ थी। यानी मोटा मोटे आप देख लेंगे तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ लगभग महिला की जो कह सकते हैं सेक्स रेशियो कह सकते हैं, लिंगानुपात में कहीं ना कहीं विभिन्नता, भारत में भिन्नता पाई गई। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं उस समय जो 6 वर्ष, ये भी आपको एग्जाम में आ सकती, तो 6 वर्ष तक बच्चों की जो संख्या थी वह 15.88 यानी 15.88 करोड़ हो गई थी। 31 मार्च 2011 तक ये देश की, हमारे भारत की स्थिति थी। लेकिन अभी हम वर्तमान की स्थिति आपको हम पहले ही ऑलरेडी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया। और 11 मई 2000 ईस्वी को भारत के जो 1 अरब, ध्यान देंगे 1 अरबवां भारत की जो जनसंख्या था वह 11 मई 2000 को जन्म लिया था। आपको दिल्ली के एक सफदरगंज हॉस्पिटल है, ठीक है, उसी अस्पताल में एक बच्चा का जन्म हुआ था जिसका 1 अरबवां जो हुआ था उसको भारत में उसका नाम आस्था दिया गया था। तो एग्जाम में पूछ सकती है कि 1 अरबवां भारत की जो बच्चा था जन्म लिया था उसका क्या नाम था, कहाँ हुआ, तो दिल्ली के सफदरगंज आपको जंग अस्पताल है वहीं पर हुई थी, उसका नाम आस्था दी गई थी। और यह बहुत एक रोचक बात हो जाती है हमारे अब आपके सामने कि विश्व के सामने यदि विश्व के 7 अरब में बच्चा की बात करते हैं तो विश्व में जो 7 अरब में जो बच्चा जन्म लिया था उसका भी जन्म भारत में ही हुआ था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ एक जिला भी है, ध्यान दीजिएगा। तो लखनऊ जिला के घनौट गांव है एक, ठीक है, तो घनौट गांव में ही एक बच्चा का जन्म हुआ था जो विश्व के 7 अरब में बच्चा था जिसका नाम लास्ट अंततः नरगिस रखा गया था। इज इट ओके? तो आई थिंक आपको ये नाम भी बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का हमने अभी जस्ट चर्चा किया वर्तमान की स्थिति, लेकिन यदि हम 31 मार्च 2011 की चर्चा करते हैं तो उस समय तक भारत की जो जनसंख्या थी वह 17.5% था, जो अभी हमारा लगभग 18 यानी हमने बताया 17.86%, 87%। तो अभी लगभग 18% की हम चर्चा करें तो उसमें लगभग 17.5% थी। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हमारा इंडोनेशिया हो, चाहे वो हमारा ब्राज़ील हो, चाहे वो हमारा पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, ठीक है, या ये सारे मैं राष्ट्रों की बात करता हूँ कि जो संयुक्त जो जनसंख्या, यदि ये टोटल देशों की जनसंख्या को यदि आप एक साथ जोड़ दीजिएगा तो इसकी जो टोटल जनसंख्या होगी वह 121.43 करोड़ होगा, यानी 121.43 करोड़ होगा ये जनसंख्या। फिर से आप याद रखिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, ये सारे राष्ट्रों की जनसंख्या यदि हम 31 मार्च 2011 को जोड़ते हैं तो उस दिन जो इनकी जनसंख्या हो रही थी वह 121.43 करोड़ हो रही थी और भारत का 121 भी उस समय, यानी इसकी ये सारे राष्ट्रों की जो जनसंख्या है वह अकेले हमारे भारत की जनसंख्या
हो रही थी। ठीक है, तो यह एक आई थिंक इतने सारे राष्ट्र बराबर एक देश एक तरफ हो रहा है, एक पलरे में मान लिया जाए तराजू की एक पलरे में 6 देश खड़े हो रहे हैं और एक साइड एक अकेला राष्ट्र खड़ा हो रहा है, तो यह एक अपने आप में चुनौती से कम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समस्या हो सकती है। फिर हम कह सकते हैं कि जो आपको 15वीं जो जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारे चीज़ों को ऐड भी किया गया था, एडिशनल आप कह सकते हैं ऐड किया गया। जैसा कि आप देखिएगा कि जो 15वीं हमारी जनगणना 2011 में हुआ था, उससे सबसे पहली बार जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, ठीक है, को जो भिखारी के बजाय मतलब उनको एक भिखारी की जो श्रेणी में रखा गया था सेक्स वर्कर्स को। ठीक है, तो उसके जगह बल्कि उनको एक नया वर्ग दिया गया। ठीक है, और किन्नर जो थे उनको एक नया कह सकते हैं कि एक जैसे मेल और फीमेल हमारे पास 2 लिंग होते हैं, तो एक तीसरी अन्य श्रेणी के रूप में इसे सम्मिलित भी कर दिया गया था। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या था, भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 यानी पूरे 10 साल में जो भारत की जनसंख्या हुई, भारत की जनसंख्या में 18.1 करोड़ की वृद्धि हुआ था। 18.1 करोड़ यानी 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या में 18.1 करोड़ जनसंख्या जो थी भारतीय जनसंख्या में हमारे ऐड हो जाती है। और आपको मैं एक चीज़ और भारतीय संविधान के तहत बता देना चाहूँगा कि भारत के संविधान की धारा यदि देखते हैं तो भारत की संविधान की धारा 246 के अनुसार ध्यान देंगे, देश की जो जनगणना होती है, ये जनगणना कराने का जो दायित्व होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को सौंप दिया गया है। और यदि हम अनुसूची की बात करते हैं तो भारत की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में जनगणना की चर्चा भी किया गया है। तो धारा हमारा 246 हो जाएगा, अनुसूची 7वीं हो जाएगी तथा इसकी जिम्मेवारी हमारी केंद्र सरकार को होगा। एक्चुअली क्या हुआ, इस पे हम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट की चर्चा 1921 के बाद में हम चर्चा अगले एपिसोड में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि जनसंख्या के इतिहास यदि आप देखिएगा तो जनसंख्या के इतिहास में आपको वर्ष 1921, ठीक है, 1921 को महान विभाजन वर्ष के रूप में हम सभी जानते हैं। ठीक है, और इसको लेकर के भारत में हर जगह इस चीज़ों की चर्चा होती है, क्योंकि 1921 ईस्वी के यदि हम देखते हैं उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद जो होती है भारत की जनसंख्या दर जो थी उसमें जो क्या कह सकते हैं आप, तीव्र वृद्धि और मृत्यु में जो था एक बहुत बड़ा गिरावट, सबसे पहला ये सिलसिला जो था ये दर्ज किया गया था। और वर्ष 2001 से लेकर के 2011 पूरे जो 10 साल की जो मामला हमने देखा, ये पूरे 10 साल के मामला में जनसंख्या के जो दशकीय वृद्धि हम कह सकते हैं, वह दशकीय वृद्धि हमारा आई थिंक 17.7%, 17.7% दर्ज किया गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जो जनसंख्या है जिस तरह से निरंतर बढ़ रहा है, यह एक जिस तरह से वैश्विक महामारी है उससे थोड़ा भी कम आई थिंक मुझे नहीं लगता है किया है। और मैं इस वीडियो को और आगे अगले एपिसोड में इस चीज़ों को और मैं विस्तृत ढंग से बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, बहुत कुछ आपको फ़ायदा होगी।